जितने आप पहुंचे हो यहाँ, आप अंदाजा लगा लेना, जितने आप पहुंचे हो उससे कई गुना अभी पहुंच नहीं पाए। ये आपको भी पता है, हमें पता है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि जब हम इनसे लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। इनके पास दिल्ली में भी सरकार है, इनके पास चंडीगढ़ में भी सरकार है, इनके पास बीजेपी भी है, इनके पास जेजेपी भी है। दो दो पार्टियां हैं, दो दो सरकार है, सत्ता बल है, धन बल है, मीडिया बल भी इनके पास है। हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है और आपका दिया हुआ हौसला है, और उस बात पे लड़ रहे हैं, और उस हौसले से लड़ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से लड़ रहे हैं। आज 9-9.5 साल के बाद हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने वाली सरकार, हरियाणा प्रदेश के भविष्य को चौपट करने वाली सरकार से लड़ रहे हैं। ये वो सरकार है जो 2014 में जब आई थी, देश में विकास दर के मामले में हरियाणा देश में नंबर 1 हुआ करता था। आज विकास दर के मामले में हरियाणा 17वें पायदान पे पहुंचा दिया इस खट्टर सरकार ने। जब यह सरकार आई उस समय केवल विकास दर ही नहीं, विकास से जुड़े हुए बहुत से मापदंडों में, निवेश दर में देश में नंबर 1 पे था। 2012-13 में सबसे ज्यादा निवेश, इन्वेस्टमेंट। आज की रिपोर्ट है आरबीआई की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कि निवेश दर में हरियाणा देश में सबसे पीछे। कितने दुर्भाग्य की बात है। रोजगार सृजन में देश में सबसे आगे था हरियाणा। आज बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने हरियाणा को देश में नंबर 1 अगर बनाने का काम किया तो बेरोजगारी में हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी। ना निवेश हुआ, ना इन्वेस्टमेंट हुआ, ना निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार, ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरियां तो समाप्त कर दी गई, जो बची वो कच्ची कर दी गई, या कौशल निगम के माध्यम से, अग्निपथ के माध्यम से। और उसके बावजूद कोई अगर भर्ती निकली तो या तो एचपीएससी, एसएससी की भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई, या ले देकर कोई लिस्ट आई तो हरियाणा के नौजवानों से ज्यादा दूसरे प्रदेशों का नौजवानों का नंबर हरियाणा की लिस्टों में आया, जैसे कि हरियाणा के नौजवानों में प्रतिभा ही नहीं। और आज देश में बेरोजगारी में देश में नंबर 1। और जब बेरोजगारी होती है तो कहीं नशे की चिंता, आज देश में नशे में हरियाणा को ऊपर पहुंचा दिया इन्होंने। कहीं अपराध की चिंता, कहीं घर बार अपना सब कुछ बेच के विदेशों की तरफ हमारा नौजवान अपना भविष्य खोज रहा है। जहां जिन शहरों के अंदर कोचिंग सेंटर हुआ करते थे, आज उन शहरों में कोचिंग सेंटर से ज्यादा विदेश में भेजने के एलिटी केंद्र बन गए हैं। ऐसी स्थिति आज हरियाणा के अंदर। वो हरियाणा जो किसान के हितकारी फैसलों में देश में जिसकी गूंज बजती थी जब कांग्रेस की सरकार थी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, चाहे 1600 करोड़ के किसान के बिजली के बिलों के माफी का फैसला हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जे का फैसला हो जो हमारी सरकार में हुआ था, चाहे किसान के कोऑपरेटिव के काले कानूनों को समाप्त करने का फैसला हो, गिरफ्तारी और नीलामी का काले कानून समाप्त किए गए हों, चाहे किसान को उसकी फसल का गन्ने से लेकर पॉपुलर से लेकर धान तक किसान को उसकी फसल के भाव दिलाने की बात हो। नारा चला करता था कि हुड्डा तेरे राज में जीरी गई जहाज में। और आज वो प्रदेश जो किसान के हितकारी फैसलों में जिसका उदाहरण देश में दिया जाता था, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून की बात हो, आज वो प्रदेश किसान अत्याचार का देश में पर्यायवाची बन गया है। अगर किसान आंदोलन में कहीं पुलिस का प्रयोग किया गया बारी बारी, एक प्रदेश में कहीं लाठीचार्ज, कहीं पानी की बौछारों के निशाने पे लिया गया, तो कहीं बैरिकेड लगाए गए, 750 एक साल तक किसान बैठा रहा, 750 किसानों के जान कुर्बान हो गई, 750 घरों के चूल्हे बंद हो गए। और अगर एक सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री एक स्वर में किसान का तिरस्कार कर रहे थे, और एक पार्टी थी देश की सरकार से लेकर और प्रदेश की सरकार तक हर व्यक्ति की जबान पे जिस पार्टी सत्ताधारी लोगों के किसान के लिए अपमान था, तो वो बीजेपी पार्टी थी और हरियाणा सरकार थी। आज किसान अत्याचार में खट्टर सरकार ने देश में नंबर 1 बना दिया। वो प्रदेश जो 2014 से पहले गरीब की कल्याणकारी योजनाओं में जिसका जिक्र देश में आता था, इंदिरा जी के समय 100-100 गज के प्लॉट कटे थे देश में, उसके बाद किसी प्रदेश ने, किसी सरकार ने 100 गज के प्लॉट का काटने का काम नहीं किया। अगर हुआ तो हरियाणा में एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिलाने का काम कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने हरियाणा में करके दिलाने का काम।
चाहे 100 गज के प्लॉटों की बात हो, चाहे प्रियदर्शनी इंदिरा आवास योजना में 3.5 लाख मकान बनवाने की बात हो, चाहे 20 लाख गरीब घर के बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफा दिलाने की बात हो, चाहे पीने के पानी की टूटी टंकी देने की बात हो, चाहे राशन डिपो पे तेल चीनी दाल के साथ अच्छी क्वालिटी के अनाज की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में चाहे बड़े बुजुर्गों को और हर वर्ग को देश में सबसे ज्यादा पेंशन देने की बात हो, जो प्रदेश गरीब कल्याण में देश में नंबर 1 हुआ करता था 2014 से पहले, वो आज महंगाई में नंबर 1 बन गया। हर घर का बजट बिगाड़ दिया इन्होंने। महंगाई देश में सबसे ज्यादा टैक्स अगर कहीं है, सबसे ज्यादा वेट अगर कहीं है तो इस खट्टर सरकार में, बीजेपी सरकार में हरियाणा के अंदर है। आज हर घर की गरीब के डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, जो सिलेंडर 400 पे था आज 3 गुना बढ़ गया। डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर, स्कूल के बच्चों की फीस, बिजली के बिल, आज हर घर के बजट को बिगाड़ने का काम इस सरकार में हुआ। जो प्रदेश 10 साल तक शांति का प्रतीक था, 10 साल में किसी वर्ग को धरना नहीं देना पड़ा, किसी को अपनी मांग के लिए, जैसे ये बैठे आए हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, हमारे कर्मचारी दर ठोकरे खा रहे हैं, उन पे लाठी की भाषा से जवाब दिया जा रहा है। 10 साल तक कर्मचारी, व्यापारी, किसान कोई धरना नहीं हुआ। उस प्रदेश में, इस खट्टर सरकार में कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिसको, किसान से लेकर और मजदूर तक, जिसको धरना ना देना पड़ा, और कोई वर्ग ऐसा नहीं बचा जिस धरने को सरकार ने लाठी की भाषा से जवाब ना दिया हो। वो प्रदेश जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जब हमारी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब के नेतृत्व में 14 विश्वविद्यालय हरियाणा के अंदर, जिसमें से 2 विश्वविद्यालय हिसार लोकसभा क्षेत्र में, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी प्रेमनगर जो भवानीखेड़ा हल्का में पड़ती है उसकी बात हो, 14 यूनिवर्सिटीज बनवाने का काम हुआ था, 2300 स्कूल नए स्थापित करने का काम हुआ था। करने के बाद छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूलों के आगे धरने पे बैठने में मजबूर होना पड़ा। शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। जब हमारी सरकार थी 1 लाख केवल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आज उस प्रदेश में 9 साल तक शिक्षकों की भर्ती नहीं, स्कूलों पे ताले लग रहे, गरीब का बच्चा कहां जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं इस खट्टर सरकार से, जिस प्रदेश में स्वास्थ्य के मामले में जो हमारी सरकार थी, 6 मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश के कोने कोने में। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, हरियाणा के गांव और देहात में कुल मिलाकर 641 पीएचसी और सीएचसी में से 476 यानी कि 3/4 75% पीएचसी और सीएचसी छोटे अस्पताल अगर बने तो 10 साल की कांग्रेस की सरकार में बने। वहां एक कोई अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज की तो दूर की बात है, आज वहां ऐसी व्यवस्था आ गई, गरीब आदमी के पहुंच के बाहर गरीब आदमी के पहुंच के बाहर इलाज हो गया, और गरीब के बच्चे के पहुंच के बाद मेडिकल की शिक्षा हो गई। 40,000 फीस थी इन मेडिकल कॉलेजों में, आज 40 लाख की फीस। गरीब के बच्चे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस स्टूडेंट्स, उनको भी धरने पे बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति, वो प्रदेश जो खिलाड़ियों के सम्मान में, जो अभी कह रहे थे विजेंद्र, खिलाड़ियों के सम्मान में देश में जिस प्रदेश के उदाहरण दिए जाते थे, 750 खिलाड़ियों को सीधा भर्ती किया गया था, जिसमें भाई विजेंद्र बॉक्सर भी शामिल थे। आज उस प्रदेश का उदाहरण दिया जाता है कि उस प्रदेश की बेटियां जो ओलंपिक में मेडल लेके आई, उनको घसीट घसीट के दिल्ली की सड़कों पर इस सरकार ने घसीटने का जो काम किया, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के खेल मंत्री या किसी हरियाणा के बीजेपी के नेता के मुंह से ये नहीं निकली कि हम अपनी बेटियों को कहना चाहते हैं आप धैर्य रखें, अपना मेडल मत बहाएं गंगा में, आपको न्याय मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, दुनिया में ऐसा उदाहरण नहीं कि ओलंपिक की विजेता हमारी बेटियां, वो भी किसी की बेटियां थी जिनको घसीटा जा रहा था, मगर उस प्रदेश में आज ऐसा उदाहरण सेट करने का काम इस सरकार ने किया है। जो प्रदेश जहां व्यापारी को 10 साल तक ना इंस्पेक्टर राज की चिंता थी, ना ईडी राज की चिंता थी, कानून व्यवस्था अच्छा था, आज वहां व्यापारी इस सरकार के डर से आज ये स्थिति आज प्रदेश के अंदर आ गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो खट्टर सरकार 9 साढ़े 9 साल की, इस सरकार से छिकलिया की निभावी कसर रह रही है, और ये हिसार विकास की पटरी से उतार दिया हरियाणा प्रदेश को। मैं हिसार की भी बताना चाहता हूं, आपको याद होगा किसी भी बड़े केंद्र का अगर विकास जुड़ा हुआ है तो कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है।
2009 में हम यहां से लोकसभा नहीं जीते, लेकिन देश के प्रति, हिसार के प्रति अपनापन और देश और प्रदेश के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में मैंने दिन रात मेहनत करके हिसार को कनेक्ट कराने के लिए 4 लेन सड़क जो रोहतक से सीधा डबवाली तक और सीधा हांसी से महम की रेल की लाइन और एयरपोर्ट 2012 में, एक एयरपोर्ट हिसार में और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो महम, मुंडाल, बडेसरा जो इसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो हिस्सा पड़ता है, भिवानी, हिसार, रोहतक, 3 जिलों को टच करता हुआ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने चाहे वो हमारी सरकार में ये इस एयरपोर्ट की बात हो, ये 4 लेन की सड़क की बात हो, रेल की लाइन, आज तक 9 साल में उस रेल बुलेट ट्रेन की बात करने वालों ने आज तक रेल की सीटी नहीं सुनी। जिस दिन ये रेल चल जाएगी, जिस दिन ये रेल चल जाएगी, हिसार से दिल्ली का रास्ता 80 किलोमीटर रेल का कम हो जाएगा, सीधी ट्रेन चलेगी सिरसा से और दिल्ली पहुंचेगी, डायरेक्ट अपना ट्रेन की कनेक्टिविटी बनेगी। ये विकास के, ये एक सोच के साथ उद्योग की बात हो, चाहे वो थर्मल 5000 करोड़ की लागत से, चाहे थर्मल कारखाने लगाने की बात इधर खेदड़ के अंदर हुई हो, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, चाहे हिसार के अंदर अलग अलग सावित्री जी ने प्रयास के हुड्डा साहब का साथ लिया, अलग अलग पुलों की बात हो, सदन बाईपास की बात हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस सरकार में हिसार में कोई यूनिवर्सिटी, कोई थर्मल कारखाना या कोई नया काम, जो पुराने काम करके गए, रेल की लाइन और एयरपोर्ट अभी वही पूरे नहीं हुए, कोई नया काम इन्होंने कराया कि नहीं कराया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 9 साल बहुत लंबा समय होता है। आज हरियाणा को विकास की पटरी से और हिसार को भी विकास की पटरी से, इस सरकार के पहलू हैं, इस सरकार के पहलू हैं 4: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और अहंकार। ये सरकार, मैं एक बात आपसे राजनीतिक भी करना चाहता हूं, ये सरकार जो बनी 2019 में, दोबारा से खट्टर सरकार हरियाणा में बीजेपी सरकार बनी, ये बननी नहीं थी, लोग नहीं चाहते थे, लोग बदलना चाहते थे और उसका प्रतीक हिसार लोकसभा क्षेत्र है। यहां पे 9 विधानसभाएं, 9 विधानसभाओं में से 5 विधानसभा में आपने विपक्ष को जिताया था, 4 पे जेजेपी को और आदमपुर पे कांग्रेस को, 5 पे केवल 4 सीट दी थी आज, मगर आज 9 के 9 विधायक आपने 4 सीट दी थी, 75 पार की हवा निकाली थी, मगर आज 9 के 9 विधायक लाइन लगाकर बीजेपी सरकार की शरण में, चंडीगढ़ में इस निकम्मी सरकार के साथ, ना तो किसान आंदोलन देखना पड़ता, ना हमारी बेटियों का, खिलाड़ियों का देखना पड़ता। अगर ये जिनको आपने जिताया था इनके खिलाफ वो खड़े रहते, मगर बीजेपी ने इनको अपने साथ मिलाया। नेता और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। जिन्होंने विश्वासघात किया है, जिन्होंने विश्वासघात किया है, उनसे भी समय आने में जनता उनका भी विश्वासघात का भी हिसाब किताब लेगी। इस सरकार के 2 जननी और जनक हैं, 2 जननी और जनक, एक विश्वासघात और एक भ्रष्टाचार। क्योंकि विश्वासघात करके सरकार बनी, मेजॉरिटी नहीं थी, 40 सीट थी। एक का नारा था 75 पार, बीजेपी ने नारा दिया 2019 में 75 पार। दूसरा कहता था बीजेपी को करो जमुना पार, जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला जमुना पार कहता था कि नहीं कहता था, मैं पूछना चाहता हूं। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए पक्के यार और हरियाणा में बना दी भ्रष्ट सरकार। कहा कि 5100 पेंशन पे समझौता कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों से, वो आपकी 5100 पेंशन आई या नहीं आई? 5100 की पेंशन का समझौता नहीं था, हरियाणा को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ाने का समझौता था, भ्रष्टाचार का लाइसेंस लेने का समझौता था, लूट की छूट का समझौता था। जब महकमे बांटे गए तो इस आधार पे बांटे गए कि खुद की कमाई कैसे हो, इस आधार पे नहीं कि लोगों का काम कैसे हो। शराब किसके पास गया, एक्साइज किसके पास गया, पंचायत किसके पास गया, पूरी लिस्ट तो हमारे पास भी नहीं है। पूरी लिस्ट चाहिए तो आप नारनौन से दादा गौतम के पास चले जाएं, वो पूरी लिस्ट ले रहे हैं। उन्होंने महकमे बढ़ते ही कह दिया था कि एक खोपड़ बढ़ गया सरकार में और 1 लाख पूरा जीवन लग रहा है। ये कह दी थी कि नहीं कह दी थी? ये स्थिति आज हरियाणा में भ्रष्टाचार, और भाई ये जो भ्रष्टाचार और विश्वासघात के जो से जन्मी सरकार, इस सरकार को हो गया अहंकार। किसान आंदोलन हुआ, अहंकार दिखाया। कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारी जब गए पंचकुला में आपके ऊपर लाठीचार्ज करके अहंकार दिलाया। कांग्रेस की सरकार आते ही आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लागू करने का काम करेंगे, मैं बताना चाहता हूं।
गरीब आदमी गया, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार, उन पे लाठीचार्ज, मनरेगा के मजदूरों पे लाठीचार्ज, छोटे छोटे बच्चे 2-2 महीने तक अपनी स्कूलों के आगे बैठे रहे, उन पे सरकार ने अहंकार से उन बच्चों का जवाब दिया, अहंकार। और अभी हमारा विपक्ष आपके समक्ष की कामयाबी देखे इन्होंने शुरू किया जन संवाद मुख्यमंत्री जी ने, मगर वो जन संवाद नहीं है, जन अपमान है। जहां भी जाते हैं वहां लोगों का अपमान कर रहे हैं, अहंकार, इनको घमंड बहुत हो गया। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जो घमंड बहुत हो गया हरियाणा सरकार को, इनका घमंड 7वें आसमान पे पहुंच चुका है, इनके घमंड को धरती पे लाओगे या नहीं लाओगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस बात की लड़ाई है, इस बात की लड़ाई है। तो भाई आज हम 3 संकल्प लेते हुए अपनी बात खत्म करते हैं। पहला संकल्प कि इनके अहंकार को, पहला संकल्प कि बीजेपी के अहंकार को, इनके घमंड को तोड़ेंगे। इनके अहंकार को तोड़ोगे तो एक बार हाथ खड़ा करके इनके घमंड को तोड़ो। दूसरा संकल्प, जेजेपी के विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से, विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देंगे। देंगे कि नहीं देंगे, एक बार हाथ खड़े करके रखो। और भाई तीसरा संकल्प, उसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे पता है, अभी कह रहे थे जयप्रकाश जी कि हरियाणा के 15 सांसद हैं, 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 14 बीजेपी के। और ये कह रहे थे कि जब किसान आंदोलन में बोलता था मुझको निशाने पे लेते थे। मुझे पता है ये लोग मुझको निशाने पे लेते हैं, मुझे पता है इनकी आंख में मैं रड़कता हूं। मैं पिछला लोकसभा चुनाव जब लड़ रहा था तो कितनी बार प्रधानमंत्री आए रोहतक, मुख्यमंत्री सारे दिन, कितने मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं इनके निशाने पे रहता हूं। पिछला लोकसभा चुनाव था तो निशाने पे था, किसान आंदोलन में जब संसद में खड़ा होता था तो सारी बीजेपी जो जिस तरीके से निशाने पे लेती थी, महिला खिलाड़ी आंदोलन में बैठे तो देश की सारी बीजेपी, यूपी के सारे सांसदों ने, हरियाणा नहीं, जिस तरीके से मेरे को निशाने पे लिया, मेरा दिल जानता है। लेकिन फिर भी मैं एक संकल्प आपके साथ मिलकर लेना चाहता हूं। मैं हो सकता है इनके निशाने पे हूं, लेकिन ये भी मेरे निशाने पे हैं। और जब तक ऐसी सरकार जिसने हरियाणा वासियों का इतना अपमान किया हो, हरियाणा के विकास का इतना नुकसान किया हो, हरियाणा के नौजवान को देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और गरीब को महंगाई दी हो, देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, ये सरकार जब तक हरियाणा की सत्ता से बाहर नहीं होगी, आप अगर साथ दें तो दिनों रात मेहनत करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप साथ हैं, आप साथ देंगे? आप साथ देंगे तो दिनों रात मेहनत करेंगे। आज 9वां विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम है, 9 लोकसभा हो गई, तो लगभग एक रोहतक लोकसभा बची है, बाकी सारे हो गए। अब अगला प्रोग्राम तो हुड्डा साहब और उदयमान जी अगला प्रोग्राम हमें बताएंगे, लेकिन मैं खुद का भी आने वाले समय में कैसे मेहनत करूंगा, अगर आपका साथ हो तो आने वाले समय में मैं भी कोई ना कोई प्रोग्राम निर्धारित करके और पूरे हरियाणा के अंदर भाई अब एक बात बताओ, आपके साथ में, आपके आशीर्वाद में आप कोई कसर तो नहीं दिखाओगे?